नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दक्ष क्लासेस RBL पर। देखेंगे मित्रों, इससे पहले हमने वर्णमाला के आपको 2 वीडियो दिए हैं जिनमें हमने आपसे काफी बातें की हैं और जो भी बातें हमने आपसे की है निसंदेह वो एग्जाम के पैटर्न से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखेंगे उसी के क्रम में आज वर्णमाला के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हुए आज कुछ बहुमूल्य परिभाषाएं और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य आपसे साझा करेंगे। और ये जो बातें हम आपसे बता रहे हैं निसंदेह आप ये मान के चलिए या प्रीवियस ईयर का पेपर आप देखें तो उसमें सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखेंगे जैसे हमारे द्वारा कोई भी पॉइंट आपको बताया जाता है तो आप उसको कई बार पढ़ें, देखें कि ये पॉइंट पूछा गया है या निरर्थक बात है। आप जब 2-3 बार देखेंगे तो जो ये हम आके 1 मिनट आपसे वार्तालाप या फिर 2 मिनट 2-4 मिनट जो बातें होती हैं, इस बात के टाइम को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। क्योंकि जब आप ये देखेंगे कि निसंदेह ये प्रश्न बार बार आए हैं परीक्षा में, तो फिर बात हमारे द्वारा आपसे वार्तालाप में कटौती की जाएगी और उस कटौती में फिर प्रश्न संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो चलते हैं आपसे इसी क्रम में आगे चलते हैं और वर्णमाला के अंतिम पड़ाव की ओर आपसे बात साझा करते हैं। तो देखेंगे इससे पहले वाले हमने आपको वर्णमाला से 2 वीडियो आपको दी हैं और ये तीसरा वीडियो यानी वर्णमाला हमारे द्वारा आपको 3 वीडियो में पूर्णतः बताई गई है। तो आप इन तीनों वीडियो को क्रम से देख लेना, निसंदेह एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा। वो चाहे कैसी भी परीक्षा हो जिसमें भी हिंदी का पैटर्न लगा होगा और वर्णमाला की बात तो आना है निश्चित तौर पर। तो चलते हैं आपसे कुछ बातें साझा करते हैं। कुछ आज विशेष तथ्य हम आपके सामने लेके आए हैं, कुछ विशेष परिभाषाएं हैं, कुछ विशेष शब्दावलियां हैं, तो उनको थोड़ा सा आप समझेंगे कि क्या इसमें किसको क्या कहते हैं। तो देखेंगे इसमें मित्रों देखेंगे इसमें हमने काफी बातें लिख रखी हैं, उसी पर आपसे बात करेंगे। देखेंगे मुंह के खुलने की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी कि इससे पहले हमने मुंह के आकार की बात की थी जिसमें हमने आपको आवृत्ताकार, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार में आपको 3 टाइप में मुंह के खुलने के आकार को परिभाषित किया है। अब देखेंगे उसी क्रम में हम आपसे बात करते हैं कि मुंह के खुलने की मात्रा, कितना मुंह किसमें खुलता है, उसके आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है संवृत स्वर। क्या लिखा है? संवृत स्वर। संवृत का मतलब होता है कम खुला, यानी कि कम खुला हुआ। संवृत का विलोम कई बार पूछा गया, तो संवृत का विलोम क्या हो जाएगा? विवृत। क्या हो जाएगा? विवृत। तो देखेंगे संवृत का हमने बात लिखी भी है। संवृत स्वर का मतलब, संवृत का मतलब कम खुला हुआ और इसके साथ लगा हुआ है स्वर। तो देखेंगे बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये क्या है? संवृत स्वर है। संवृत का मतलब कम खुला हुआ। आप बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? बड़ी ई को ई। अब इसमें जो मुंह का आकार है आपका वो कम खुलता है, या बोलेंगे ऊ, बड़ा ऊ, तो उसमें जो आपके मुंह के खुलने का आकार होगा वो क्या होगा? कम खुला होगा। अब उससे आगे चलते हैं। ये देखेंगे हमने लिखा है संवृत स्वर कम खुला हुआ। एग्जाम्पल में उसी के सामने बात है छोटी, छोटा ऊ। तो आपसे पूछा जाएगा, जैसे 4 ऑप्शन में आएगा, कहा जाएगा संवृत स्वर क्या है, संवृत स्वर कौन सा है? तो एक ऑप्शन इनमें से उसमें होगा, या नन ऑफ दीज। अगर ये नहीं होते नन ऑफ दीज का ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे संवृत स्वर, ध्यान रखेंगे, बड़ी ई, बड़ा ऊ। 2 बार पढ़ेंगे संवृत स्वर किसे कहेंगे? बड़ी ई, बड़ा ऊ। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत का मतलब होता है, हाँ तो देखेंगे मित्रों अर्ध संवृत स्वर में क्या बताया हमने? इसका अर्थ होता है कुछ अधिक, और इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? छोटी ई और छोटा ऊ। ये क्या होते हैं? अर्ध संवृत स्वर। बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो बात, ये विशेष पॉइंट है वर्णमाला की, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्या है? विशेष पॉइंट। अब देखेंगे ये लिखा है विव्रत स्वर। क्या लिखा है? विव्रत स्वर। अगर आपसे कहा जाए विव्रत का विलोम क्या? तो संवृत, और संवृत का विलोम क्या? विव्रत। तो देखेंगे विव्रत स्वर, इसका अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। विव्रत का अर्थ क्या होता है? अधिक खुला हुआ।
और इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं जिनके उच्चारण में जो आपके मुंह का खुलने का आकार है वो ज्यादा खुलता है, विवृत स्वर में अधिक खुला। तो देखेंगे इसमें हो जाता है बड़ा आ, आए, आओ, बड़ा आ, आए, आओ, बड़ा आ, आए, आओ, ये तीन इसके अंदर हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत का मतलब होता है कि विवृत स्वर से कुछ कम, ये इसमें अधिक खुला हुआ, इससे कुछ कम खुला हुआ, किसमें? अर्ध विवृत स्वर में। अब इसके अंतर्गत क्या एग्जांपल हो जाएंगे? आप अर्ध विवृत स्वर की अगर कोई परिभाषा पूछता है तो आप क्या बताएंगे? विवृत स्वर में जितना मुंह खुलता है उससे कुछ कम मुंह खुलता है, किसमें? अर्ध विवृत स्वर में। इसके एग्जांपल क्या हो जाते हैं? ए, ओ, ये जो आपका आगत स्वर के अंतर्गत आता है। ओ क्या पढ़ा जाता है? डॉक्टर, ओ जिसका उच्चारण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट विशेष पॉइंट इसका क्या है? और इधर देखेंगे, एक बात हमने और आपके लिए लिखी है, इसको थोड़ा सा आप समझेंगे। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर हमने आपको वीडियो में बताया भी है कि या और वह क्या है? अर्ध स्वर। अब अर्ध स्वर का ये क्या मतलब होता है? तो देखेंगे अर्ध स्वर क्यों या और वह ये व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, क्यों इनको अर्ध स्वर कहते हैं? तो देखेंगे इसके बारे में हमने विशेष लिखा है, श्वास का अवरोध व्यंजन की तुलना में कम मात्रा में होता है। यानी श्वास, जो श्वास होती है उसका अवरोध जितना व्यंजन में होता है उससे अल्प मात्रा में होता है। यानी या और वाह आप जल्दी से बोल पाएंगे, यानी उनके उच्चारण में जो अवरोध होता है श्वास का वो व्यंजन की तुलना में कम मात्रा में होता है, इसलिए या और वाह को क्या कहते हैं भैया? अर्ध स्वर। ये नोट पॉइंट में हमने विशेष में बताया आपको। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। ये लिखा लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं ये पहले थोड़ा समझेंगे। जीभ मुंह के मध्य में किसे कहते हैं सुनेंगे? जीभ मुंह के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे जाती है। जीभ मुंह के मध्य में आ जाती है और झटके से आगे पीछे जाती है। तो देखेंगे जो ये क्वालिटी, ये परिभाषा बताई गई है, ये उस व्यंजन में लागू होगा। अब जैसे आप उच्चारित करेंगे रा, तो देखेंगे जीभ मध्य में आ रही है और झटके से रा आगे पीछे जा रही, रा। ये लुंठित व्यंजन क्या हो जाएगा आपका? रा। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं इसको थोड़ा समझेंगे। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? जीभ की नोक बीच में आकर, जीभ की नोक का मतलब शीर्ष भाग, जीभ की नोक बीच में आकर मुंह के एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बना लेती है। पार्श्व का मतलब किनारे से हवा निकलने के लिए। देखेंगे जीभ की नोक बीच में आकर मुंह के एक ओर या दोनों ओर पार्श्व बना लेती है, तो उसे क्या कहते हैं? इसीलिए इसको नाम दिया जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या नाम दिया जाता है? पार्श्विक व्यंजन। तो ये है क्या? ला। क्या है भैया? ला। तो देखेंगे अब ला का उच्चारण आप देख लीजिए, क्या पार्श्व बनता है? ला। ला जब बोलेंगे आप तो देखेंगे पार्श्व से हवा, यानी कि जो ये निकलने का मतलब है, हवा निकलने की या कोई भी पार्श्व बनाने का मतलब होता है कि जबान बीच में आके मुड़ना, किनारे से एयर निकलना, उसे क्या कहते हैं? पार्श्व। इसीलिए इसको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये बार बार इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, सीधे एक एक पॉइंट आपके दिमाग में होगा और एग्जाम अभी उसे देखेंगे तो ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब इसमें लिखा है हमने स्वर यंत्रीय व्यंजन। स्वर यंत्रीय व्यंजन या इन्हें कहते हैं अलजिह्वा। अब विशेष नाम आ गया, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। स्वर यंत्रीय व्यंजन या इसको क्या कहते हैं? अलजिह्वा। क्या कहते हैं? अलजिह्वा। अब ये कौन से व्यंजन ऐसे हैं, कौन से व्यंजन से वर्ण ऐसे हैं जिनको अलजिह्वा या स्वर यंत्रीय व्यंजन कहा जाता है? तो देखेंगे अब इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। स्वर यंत्र से, अब स्वर यंत्र से क्या मतलब? स्वर यंत्र क्या? तो स्वर यंत्र से कंठ, जो स्वर यंत्र कहां होता है? कंठ के भीतर स्थित। स्वर यंत्र कहां होता है? पहली बात, कंठ के भीतर स्थित। यानी स्वर यंत्र से बोले जाने वाले व्यंजन स्वर यंत्रीय व्यंजन कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत आता भैया कौन है? हा। इसके अंतर्गत आता कौन है? हा। यानी आपसे कहा जाता है स्वर यंत्रीय व्यंजन या अलजिह्वा व्यंजन या अलजिह्वा वर्ण, ऐसा कह देते हैं।
तो स्वर यंत्र से यानी कंठ के अंदर स्थित स्वर यंत्र से बोले जाने वाले व्यंजन को क्या क्या कहते हैं? स्वर यंत्री व्यंजन या अलिजीवा। और ये है का आप हा, क्या है? हा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये लिखा है, ये सारे विशेष पॉइंट है इसके। आगत व्यंजन, क्या लिखे हैं? आगत व्यंजन। अभी हमने आपको आगत स्वर भी बताया है। क्या बताया? आगत स्वर बताया है। तो अब चलते हैं आगत व्यंजन की ओर। आगत व्यंजन देखेंगे। आगत व्यंजन इनको क्यों कहा गया? यानी ये बाहर से आए, दूसरी भाषा से आए हैं, दूसरी उससे आए हैं, क्या बोलते हैं, भाषा से। हाँ, तो इनको इसीलिए क्या कह दिया गया है? आगत। तो देखेंगे आगत क्यों कहा गया है। अब का, खा, गा, फा, जा, ये तो आपके किसमें है? यानी का, खा, ये आपकी किसमें है? का, खा, गा, ये सब आपकी किसमें है? हिंदी वर्णमाला में। फिर इनको और फा और जा, ये हिंदी वर्णमाला में। लेकिन इनको आगत व्यंजन क्यों कहा गया है? तो देखेंगे इसमें आपको हमने एक पॉइंट दिख रहा होगा, यहां पर सब में बिंदी रखी है छोटी सी साइड में नीचे की ओर। तो इसको क्या कहते हैं? ये अब जब बिंदी रख दी गई है वर्ण में, तो इसे कहेंगे अरबी फारसी का। अरबी फारसी का वर्ण हो गया है, या उर्दू का भी कह सकते हैं, अरबी फारसी का वर्ण हो गया है। और इसको, इस पॉइंट को कहते हैं नुक्ता। क्या कहते हैं? नुक्ता, जो कि आपके फारसी में या उर्दू में चलन में है। नुक्ता लगाया जाता है। तो देखेंगे अब ये नुक्ता लगाने से इसको क्या नाम दे दिया गया है? आगत व्यंजन। तो अब इसका उच्चारण कैसे होता है? जैसे देखेंगे शब्द जा में नुक्ता लगा है, तो ऐसे जा बोल देते हैं। लेकिन जब नुक्ता लग जाता है तो थोड़ा सा अपनी यानी जो जिह्वा है उसको फ्रिक्शन यानी घर्षण के द्वारा बोला जाता है, यानी जा। क्या बोला जाता है? ऐसे आप जा बोलते हैं, ऐसे जब नुक्ता लग जाता है जा। फा क्या बोला जाता है? फा ऐसे बोलते हैं, उसमें फा थोड़ा सा फ्रिक्शन के तहत बोलना होगा। बात क्लियर? तो इनको क्या कह देते हैं भैया? आगत व्यंजन। अब इसी में एक पॉइंट और, ये कई बार पूछा गया है, ये इसका विशेष टॉपिक नहीं, लेकिन आपको बता जानकारी के लिए, संचारी भाव कितने होते हैं? तो संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। ये आगे हम आपको डिस्क्रिप्टिव में बताएंगे कौन कौन से संचारी भाव 33 होते हैं। आगे चलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन। अब उत्क्षिप्त व्यंजन हमने आपको पिछले वीडियो में उत्क्षिप्त व्यंजन में के बारे में ऐसे बता दिया था। आइए थोड़ा सा परिभाषा देते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की। इनके उच्चारण में जीभ ऊपर मूर्धा यानी ऊपर की ओर, ऊपर की सिरे में मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे गिरती है। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा ऊपर की ओर यानी कि मूर्धा को स्पर्श करके तुरंत नीचे की ओर गिरती है, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। ये क्या होते हैं? ये जो आपके ककहरा में, ये ककहरा या कहते हैं, या कहते हैं हिंदी वर्णमाला में, ये डा और ढा इससे भिन्न होते हैं। इनको क्या कहते हैं? यानी इनमें आपको बिंदी लगाना होता है। जैसे गुडिया, गुड़िया, अंतर आप वहीं समझेंगे। गुडिया ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा? गुडिया, ये गलत होगा। अब आप इसमें लगा दीजिए बिंदी, क्या हो जाएगा? गुड़िया। या कह दें बुढ़िया, बुढ़िया। अब ये बुढ़िया है, अभी इसको लगा देंगे क्या हो जाएगा? बुढ़िया। ये एग्जांपल से आपको समझाया। तो देखेंगे इसको आप थोड़ा सा पढ़ेंगे 2-3 बार, और एक बार आइए हम आपको साथ को तेजी से रिवीजन इसका करा देते हैं। देखेंगे मुंह के खुलने की मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो संवृत स्वर, अर्थ संवृत का क्या होता है? कम खुला। इसमें देखेंगे कौन कौन से स्वर आएंगे? बड़ी, बड़ाऊ। अर्ध संवृत स्वर कुछ अधिक, यानी कि इससे, किससे? संवृत में जितना मुंह खुलता है उससे कुछ अधिक मुंह इसमें खुलेगा। इसमें कौन से आएंगे? छोटी, छोटाऊ। अब देखेंगे विवृत स्वर में, इसका अर्थ होता है अधिक खुला हुआ। इसके अंतर्गत कौन आएंगे? बड़ा आ, ऐ और औ। अर्ध विवृत स्वर में आ जाएंगे, इसका अर्थ होता है कम खुला हुआ। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आएंगे? ए, ओ, और ये आपका जो आगत में आगत स्वर है ओ, डॉक्टर में जैसे लगता है, या फिर ऑफिसर में जैसे लगता है। देखेंगे उसी तरीके में उसके बाद लुंठित व्यंजन हमें बताया, यानी जीभ के मध्य, यानी जीभ मुंह के मध्य में आ जाती है और बार बार झटके से आगे पीछे आती है। ये क्या होता है? रा। अब देखेंगे पार्श्विक व्यंजन बताया। इसके बाद पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? सीधे आप ध्यान रखेंगे ला। लुंठित व्यंजन क्या होता है? रा। ये देखेंगे स्वर यंत्री व्यंजन किसे कहते हैं? हा को क्या कहते हैं? स्वर यंत्री व्यंजन। फिर देखेंगे आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत व्यंजन कितने होते हैं या किसे कहते हैं? ये हो गए आपके जिसमें नुक्ता लग किया जाता है। फिर उसके बाद संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33।
उच्छिप्त व्यंजन आपके क्या हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, जो कि आपके वर्णमाला से भिन्न है। अब देखेंगे अर्ध स्वर कितने होते हैं, 2 होते हैं। या और वा को क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध स्वर। हाँ तो देखेंगे इसी क्रम में आगे देखेंगे कि हेडिंग है उच्चारण स्थान तालिका। इसमें उच्चारण स्थान तालिका यानी कि किस स्वर या किस व्यंजन को किस विशेष शब्दावली या विशेष नाम में उच्चारित किया जाता है। तो आइए उस पर हम अब एक चार्ट आपके सामने बना रखे हैं, इसको आप बना लेना है जैसा हमने बनाया है, और इसको कई बार पढ़ना है। यहां से बार बार प्रश्न, यही मेन इंपॉर्टेंट वर्णमाला का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका उच्चारण स्थान तालिका होगी। तो इसको आपको बार बार रिपीट करना है और पढ़ना है, हर पॉइंट इसका आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे कैसे, पहले इधर आपको ध्यान नहीं देना। इधर पढ़ने का तरीका क्या होगा, कंठ, कंठ तालव्य मूर्धन्य, दंत ओष्ठ दंत्योष्ठ, कंठोष्ठ कंठ तालव, अनुनासिक नासिक, नासिक या पंचमाक्षर, इसे ही आलिजिह्वा कहते हैं। अब पढ़ेंगे कैसे, कंठ तालव्य मूर्धन्य, दंत्योष्ठ दंत्योष्ठ, कंठोष्ठ कंठ तालव, अनुनासिक नासिक। ठीक भैया, पढ़ना कैसे है, कंठ तालव्य मूर्धन्य, दंत्योष्ठ कंठ तालव, देंगे कंठ तालव्य मूर्धन्य, दंत ओष्ठ दंत्योष्ठ, कंठोष्ठ कंठ तालव, अनुनासिक नासिक या पंचमाक्षर। और उसी में जिह्वा एक शब्द लग जाता है, उसको हमने आपको अलग से बता रखा है। कंठ तालव मूर्धन्य, दंत्योष्ठ दंत्योष्ठ, कंठोष्ठ कंठ तालव, अनुनासिक नासिक। बिल्कुल इसी रिपीटेशन में पढ़ना है, कंठ तालव मूर्धन्य, दंत्योष्ठ दंत्योष्ठ, कंठोष्ठ कंठ तालव, अनुनासिक या पंचमाक्षर, अनुनासिक नासिक या पंचमाक्षर। अब चलते हैं कंठ में कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखेंगे का से मां तक पहले जो चार शब्दावली 5 शब्दावली होंगी, तो का से मां तक वाली लाइन में पहले के 4 वर्ण सेम होंगे। सेम का मतलब कि जो इंग्लिश हिंदी वर्णमाला में है। देखेंगे जैसे कंठ में का खा गा घा, उसी तरह देखेंगे चा छा जा झा, टा ठा डा ढा, ता था दा धा, पा फा बा भा। अब मां तक की लाइन यानी कि मां वर्ग जो होगा वहां तक आपको पहले 4 वर्ण सेम, 4 वर्ण हिंदी वर्णमाला के ही वहां रखना है। उसके बाद देखेंगे अब इसमें यानी कंठ में क्या होंगे, का खा गा घा, छोटा बड़ा और विसर्ग के साथ छोटा, ये किसके अंतर्गत आएंगे, कंठ में। अब तालव्य में देखेंगे, पहले आप इसको देख लीजिए, फिर हम आपको विशेष बता देंगे किस पर आपको विशेष जोर देना है। देखेंगे तालव्य में चा छा जा झा, या सीटी वाला सा, छोटी बड़ी, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले हमने आपको इसमें दर्शाए, और विशेष का कोई विशेष मतलब नहीं। मूर्धन्य में देखेंगे टा ठा डा ढा, और डा ढा से उत्क्षिप्त जो वर्ण होते वो भी दोनों रख लेना है। फिर खटकोण वाला सा, री और रा, री और रा। अगले पॉइंट पर चलेंगे दंत में ता था दा था, ला सरौता वाला सा, और ला और री यानी ली, क्या ली। अब देखेंगे अगले ओष्ठ में चलेंगे, ओष्ठ में क्या पा फा बा भा, छोटाऊ बड़ाऊ। अगले पॉइंट पर दंत्योष्ठ में जाएंगे, क्या हो जाएगा वा केवल। अगला चलेंगे कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में क्या हो जाएगा ओ औ, कंठोष्ठ इंपॉर्टेंट, ओ औ कई बार पूछा गया है। कंठ तालव्य में देखेंगे ए आई, कंठ तालव्य में ए आई, कंठ तालव्य ए आई। अनुनासिक अंग, ये चंद बिंदी के साथ, और आ अनुस्वार केवल, ये क्या है अनुस्वार है, ये क्या है चंद बिंदी। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे, बात क्लियर। आ जो होगा एक चंद बिंदी के साथ छोटा, आ और ये अनुस्वार के साथ। अगला नासिक या पंचमाक्षर में जो लास्ट के प्रत्येक वर्ग के पास है, ये का से पा वर्ग में जाएंगे, तो उसके लास्ट में जो 5वां वर्ण होगा वो किसमें आएगा, पंचमाक्षर या नासिक के व्यंजन, नाक से उच्चारित, अंगा ञ अड़ा न मा, जो नाक से, इसीलिए इसे क्या कहते हैं नासिक या पंचमाक्षर, 5वां है। अलजिह्वा में आपको हमने लिखा है रखा, अलजिह्वा किसे कहते हैं हा। अब देखिए कि इसमें विशेषता है, अलजिह्वा पूछा जाए हा पूछ लिया जाए, मान लेते हैं अलजिह्वा आपका ऑप्शन में नहीं है, उस केस में हा को आपको कहां रख देना है, कंठ में। क्यों, क्योंकि ये स्वर यंत्री व्यंजन भी है, और ये स्वर के अंतर्गत यानी कंठ में स्थित, वहां से उच्चारित किया जाता है। बात क्लियर। जब अलजिह्वा हा पूछा जाए, अलजिह्वा का ऑप्शन ना हो,
तो आप कंठ के अंतर्गत रख के जवाब देंगे। बात क्लियर। अब इसमें तेजी से इसको पढ़ना है, रिपीट करना है। जैसे कंठ में का, खा पहले 4, फिर छोटा, बड़ा और विसर्ग के साथ छोटा। तालब में चा, छा, जा, झा, या, सा, सब सीटी वाला, छोटी, बड़ी। तो मूर्धन में टा, ठा, डाढ़ा, ये विसर्ग के साथ। ये देखेंगे ये हिंदी वर्णमाला से भिन्न दो जो है, गुड़िया और गुड़िया भी हमने आपको लिख के बताया, री और रा। फिर देखेंगे दंत में ता, था, दाधा, ला, श्रोता वाला सा, ली हो जाएगा। ओष्ठ में पाफा, वाभा, ये हो जाएंगे। केवल 5वां छोड़ना, छोटा हो बड़ा हो। दंतोष्ठ में वाह हो जाएगा, कंठोष्ठ में ओ, औ हो जाएंगे। कंठ तालब में ए हो जाएंगे। अनुनासिक में ये छोटा चंद्रबिंदी के साथ और छोटा अनुस्वार के साथ। और नासिक पंचमाक्षर में देखेंगे प्रत्येक वर्ग का से मा तक में जो 5वां अक्षर होगा वो हो जाएगा। अलजीवा में आपका हा हो जाएगा। अब देखेंगे इस पर प्रश्न कहां से ज्यादा बने, उस पर आपको बता देते हैं। तो आप इन तीनों सा को ध्यान रखेंगे कि सीटी वाला सा किसके अंतर्गत उच्चारित है, इनको ध्यान रखेंगे। और अभी लोअर का पेपर हुआ था, आपने अगर किसी ने दिया हो, देखा हो, तो ये ओष्ठ पर भी, कंठोष्ठ पर भी बात बनी है, कंठोष्ठ पर भी बात बनी है। और इसमें जो पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है भैया, या विशेष पूछा गया, कई बार पूछा गया है। उसके बाद री भी पूछी गई है 2-3 बार, इसको ध्यान रखेंगे। और इसमें हाँ इंपॉर्टेंट सभी हैं, शॉर्ट में हम आपको ये इंपॉर्टेंट वाले बता रहे हैं कि इसमें ला भी कभी कभी पूछ लिया गया है। बात क्लियर। आप हाँ ये कंठ तालब वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी विशेष ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और तो आप इसको पढ़ना सारा है, 2-3 बार इस उच्चारण स्थान तालिका का आपको उद्वाचन या पढ़ेंगे और सारी आपको बात, हर पॉइंट आपका इसमें स्पष्ट कर दिया हमने किसके अंतर्गत क्या होता है। जो अभी तक विगत वर्षों की परीक्षा में सारे प्रश्न इससे जो भी पूछे गए सारे हमने आपको इसमें एक ही चार्ट में समाहित कर दिया है। तो देखेंगे अब इसमें आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। अगर हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपको दी जाती है अगर अच्छी लगती है तब भी शेयर करना है, और नहीं अच्छी लगती फिर भी शेयर करना। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और ये आपका हिंदी का पहला टॉपिक, हिंदी वर्णमाला पूर्णतः संपादित होता। आप इसको हमारे द्वारा जो भी 3 वीडियो में आपको कवर किया गया हिंदी वर्णमाला, आप उससे पढ़ें, निसंदेह पढ़ें, कोई एक भी पॉइंट बाहर का नहीं जाएगा। आप सीधे, चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे यूपी SSC कोई परीक्षा कराता है या कोई आयोग कराता है, अगर हिंदी का उसमें पैटर्न आता है तो सीधे वो हमारे पॉइंट से रूबरू मैच करेगा। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।